तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की किताब चल रही है, चैप्टर नंबर 3 इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर ओरिएंटेशन टू द सी, एक ड्रेनेज सिस्टम है आपका अरेबियन सी ड्रेनेज, एक ड्रेनेज सिस्टम है आपका बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। ये जो दो प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम्स हैं ये किससे सेपरेटेड हैं? They are separated through the Delhi Ridge, Aravallis and सह्याद्री। Water divide is shown by a line in figure 3.1। तो आ जाते हैं भाई फिगर 3.1 पे। तो यहाँ फिगर 3.1 पे आपको एक लाइन खींची नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो पूरी लाइन आपको नजर आएगी। तो यहाँ से आपको एक लाइन खींची नजर आ रही है। ये देखिए, इस लाइन को देखिए, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना, ये एक वाटर डिवाइड फॉर्म करती है। ठीक है, आप बोलोगे सर कैसा वाटर डिवाइड? तो ऐसा वाटर डिवाइड कि भाई इसके ईस्ट में, इस पर्टिकुलर लाइन के ईस्ट में अगर कोई रिवर निकलेगी तो वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरेगी जाके, और इस पर्टिकुलर लाइन के वेस्ट में अगर कोई रिवर निकलेगी तो अरेबियन सी में गिरेगी जाके। ये है इस वाटर डिवाइड का मतलब। फिर से समझिए, इस पर्टिकुलर लाइन के ईस्ट से अगर कोई रिवर निकल रही है तो वो कहाँ जाके गिरेगी? आपकी बे ऑफ बंगाल में। और इसके वेस्ट से अगर कोई लाइन निकल रही है तो वो कहाँ जाके गिरेगी? मतलब कोई रिवर निकल रही तो कहाँ जाके निकलेगी? गिरेगी अरेबियन सी में। अब आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर वाटर डिवाइड में आता कौन कौन है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ओवरऑल ये जो हमने लाइन खींची है ना, ये लाइन अगर वाटर डिवाइड है तो हो सकता है कोई उठा हुआ लैंडमार्क हो। जब कोई उठी हुई जमीन होती है तो इधर का पानी इधर रह जाएगा, इधर का पानी इधर रह जाएगा। तो क्या ये कोई उठी हुई जमीन है? समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे है क्या क्या। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले कुछ बेसिक बातें बताई इनको देख लेते हैं कि 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंसिस्टिंग ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा। तो इस लाइन के ईस्ट में जितना इलाका है वहां पे 77% ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम है जो कि आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है, और 23% ड्रेनेज आपका वेस्ट में जा रहा है, जिसमें इंदस, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार रिवर सिस्टम है। याद रखिएगा, इंदस का वो पानी जो इंडिया के अंदर बहता है उसको कंसीडर किया गया, जो पाकिस्तान के अंदर बहता है उसको यहाँ कंसीडर नहीं किया गया। तो इंदस, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार रिवर सिस्टम्स के टोटल पानी को 23% यहाँ कहा गया, और बाकी जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है उनके पानी को आपने 77% कहा। अब सबसे खास बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर वाटर डिवाइड बना है इसको आपने किस हिसाब से डिफाइन किया? तो दिल्ली रिज आ गया, इसमें अरावलीज आ गया, सह्याद्रीज आ गया। अब समझना पड़ेगा कि दिल्ली रिज, अरावलीज और सह्याद्रीज कहाँ कहाँ पे, यहाँ आ जाते हैं वापस इस पर्टिकुलर फिगर में। इस पर्टिकुलर फिगर में सह्याद्री, देखिए वेस्टर्न घाट्स को लोकली सह्याद्रीज कहा जाता है, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ तो पूरे के पूरे आपको नीचे की तरफ वेस्टर्न घाट्स नजर आ रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी लाइन जा रही है ना, इधर मैं अगर इसको एक अलग कलर में बताऊं तो ये जो पूरी की पूरी लाइन जा रही है, जहां पे मैं लाल मार्क कर रहा हूँ, ये भाई आपके सह्याद्री से कह लीजिए वेस्टर्न घाट्स हैं। गॉट इट? फिर यहाँ पे नर्मदा, सॉरी आपका विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज, तो कुछ माउंटेन्स यहाँ पे इस प्रकार से खड़े हुए हैं। उससे ज्यादा आप देखोगे कि ओवरऑल इन इलाकों में आपकी दिल्ली रिज और सह्याद्री, वो आपका अरावली हिल्स दोनों आती हैं। ये जो पर्टिकुलर इलाका जहाँ पे रेड मार्क कर रहा हूँ, या फिर चलिए मैं कोई दूसरा कलर मार्क करता हूँ, जहाँ पे ग्रीन रंग का कलर में मार्क कर रहा हूँ, इतने पूरे इलाके में आपकी अरावलीज और आ जाते हैं आपके दिल्ली रिज। अब ये दिल्ली रिज का क्या लॉजिक? आपने पोटवार प्लेट्यू का नाम सुना है? पोटवार प्लेट्यू क्या है? पोटवार प्लेट्यू एक उठी हुई लोकेशन है, एक उठा हुआ पठार है जो कि थोड़ा बहुत इंडिया और थोड़ा बहुत पाकिस्तान में एक्सटेंड करता है। इस्लामाबाद की लोकेशन पता है आपको? अगर आप ओवरऑल इंडिया का नक्शा देखते हो तो यहाँ कहीं आपको नजर आएगा इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद है। अब ये इस्लामाबाद है, इसके हिसाब से अगर आप पोटवार प्लेट्यू की लोकेशन देखोगे तो एक बार इस पर्टिकुलर नक्शे को देखो, यहाँ पे आपको बीच में पोटवार प्लेट्यू नजर आ रहा है और ऊपर आपको इस्लामाबाद नजर आ रहा है। तो कुल मिला के अगर इस पोटवार प्लेट्यू की पूरी लोकेशन देखें तो कुछ इतने इलाके में आपका पोटवार प्लेट्यू आपको फैला हुआ नजर आएगा। ठीक है, कुछ इतने इलाके में पठारी इलाका आपको पोटवार प्लेट्यू का फैला हुआ नजर आएगा, और इसके जस्ट ईस्ट में भी जो लैंडमार्क है वो उठा हुआ होगा, जिसको आप दिल्ली रिज बोलते हो। तो ये दिल्ली रिज वेस्ट के पानी को वेस्ट में रहने देती है और ईस्ट के पानी को ईस्ट में ढकेलती है। इसलिए जो गंगा यमुना को स्लोप मिल गया है वो आपका साउथ से ईस्ट की तरफ जाने का मिल गया, ये कभी वेस्ट नहीं आती है बिकॉज ऑफ द
एलिवेटेड पोजीशन ऑफ दिल्ली रिज एंड पोटावार प्लेटू। तो और आप बोलोगे सर फिर इंदस, सतलज, बीस और चेनाब ये कैसे चली जाती है? तो ये हाइट पे उठ रही हैं और पठार के ऊपर से ही बह रही हैं। तो चूंकि ये पठार के ऊपर से बह रही हैं तो पहले ये हाइट पे हैं, तो आराम से वो पोटावार प्लेट्यू को उड़ करते हुए आगे निकल जाती है आपके अरेबियन सी की तरफ, पाकिस्तान से होते हुए। लेकिन ये जो पोटावार प्लेट्यू है ये गंगा यमुना को इस तरफ नहीं आने देता है, उनको ईस्ट ढकेल देता है। क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली रिज निकल रही है, ये जो दिल्ली रिज है अभी के लिए ये काफी कलरफुल लग रहा है, ये जो मैं आपको ब्राउन से दिखा रहा हूँ, ये जो दिल्ली रिज है यहाँ भैया पोटवार प्लेट्यू की वजह से जमीन उठी हुई है, तो जो ईस्ट का पानी है वो वेस्ट में नहीं आ सकता। गॉट इट? थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ा सा ट्रिकी है बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए बहुत डिटेल मैंने आपको ये चीज समझाई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वाटर शेड के हिसाब से। अगर ड्रेनेज प्रोसेस को ग्रुप किया जाए तो 3 कैटेगरी निकल के आएंगी। वाटर शेड के हिसाब से मतलब कह लीजिए कौन कितना बड़ा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो जो बड़े बड़े रिवर बेसिन्स होते हैं उनका कैचमेंट इलाका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का होता है। लार्ज रिवर बेसिन्स का कैचमेंट इलाका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का है। इसमें 14 ड्रेनेज बेसिन्स आते हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, इस प्रकार की नदियां आती हैं। ठीक है, तो ये बड़ी नदियां जिनका जो रिवर बेसिन है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। फिर मीडियम रिवर बेसिन है जिनका कैचमेंट इलाका 2,000 से लेके 20,000 स्क्वायर किलोमीटर बीच में आता है। यहाँ पे लगभग 44 रिवर बेसिन है। कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये इंडिया में बहती है मेघना। ठीक है, एक बांग्लादेश में बहती है, इसलिए पॉइंट आउट करना जरूरी है। तीसरा माइनर रिवर बेसिन विद कैचमेंट एरिया ऑफ लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। कोई छोटी छोटी नदियां होती हैं, रिवलेट्स होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, जिनका जो कैचमेंट इलाका होता है वो 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो माइनर रिवर बेसिन बनते हैं। तो ओवरऑल आपने कैचमेंट एरिया के स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आपने ड्रेनेज पैटर्न को यहाँ पे बांटा है। तो एक ड्रेनेज पैटर्न हमने इस हिसाब से देखा कि अरेबियन सी की तरफ जा रही नदियां या बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। एक ड्रेनेज पैटर्न हमने इस हिसाब से देखा कि उनके कैचमेंट एरिया कितना बड़ा है, उनका रिवर बेसिन कितना बड़ा है, या कह लीजिए उनका वाटर शेड कितना बड़ा है। ओके, फिर if you look at figure 3.1, you can see many rivers have their sources in the Himalayas and discharge their waters either in Bay of Bengal or in Arabian Sea. Identify these rivers of North India. Large rivers flowing on the peninsular plateau have their origin in the Western Ghats and discharge their waters in the Bay of Bengal. Identify these rivers of South India. भैया एक मैप आइडेंटिफाइंग एक्सरसाइज बता रहा है और इसके लिए मैंने काफी अच्छा नक्शा ढूंढा है आपके लिए। अगर आप इस नक्शे को देखो तो इस नक्शे में आपको हिमालय से निकलने वाली नदियां दिख रही हैं, जो कि आपकी जाके कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। तो कौन कौन सी नदियां दिख रही हैं? तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली है तो भैया यमुना है, वो आगे जाके गंगा से मिल जाएगी। गंगा तो है ही, गंगा से और बहुत सी नदियां आके मिल रही है, जैसे घग्गर मिल रही है, गंडक मिल रही है, कोसी मिल रही है। तो घग्गर, गंडक, कोसी, गंगा, यमुना ये सब कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। कहाँ गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी हिमालय से आती, चाइना में सारंगपुर से होके फिर ये आपका नामचा बरुआ गांव से इंडिया में एंट्री मारेगी, फाइनली बांग्लादेश में एंट्री मार के मेघना बनेगी और फिर वो जाके सुंदरबंस डेल्टा बनाएगी। तो ये भी कहाँ गिर रही है? जाके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। वहीं पे अगर आप साउथ इंडिया के रिवर की बात करो तो साउथ इंडिया की जितनी भी मेजर रिवर्स हैं, जैसे गोदावरी हो गई, जैसे कि कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, पिन्नार हो गई, इस प्रकार की जो नदियां हैं, महानदी हो गई, तो इनमें से ज्यादातर नदियों का जो लोकेशन है ना, जहाँ से वो निकल रही है वो वेस्टर्न घाट से। तो वो वेस्टर्न घाट से निकलती है। चूंकि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है वो कुछ इस प्रकार का है, इसलिए ये वाली नदियां जाके भी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कुछ ऐसी भी नदियां हैं यहाँ पे जो कि आप देखोगे कहाँ गिरेंगी, अरेबियन सी में गिरेंगी। जैसे एक नदी है पेरियार नदी केरला की, ये कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। केरला में पेरियार नदी का फ्लो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। देखिए इस प्रकार से केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर से निकलती पेरियार नदी और बहती बहती जाके आपकी अरेबियन सी में गिरती है। फिर अरेबियन सी में कुछ बड़ी नदियां भी गिरती हैं, जैसे नर्मदा एक बड़ी नदी है, तापी बड़ी नदी है। मैंने आपको बताया दोनों ही अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती हैं और जाके गिरती हैं आपकी अरेबियन सी में। ये अरेबियन सी में क्यों गिर रही है? उसका रीजन ये है कि रिफ्ट वैली में बहती है और रिफ्ट वैली का जिस प्रकार का ओरिएंटेशन होगा ये वैसे ही बहेंगी। एक और पॉइंट मैंने आपको नर्मदा तापी के बारे में बताया था, इनमें ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं होते, ये ज्यादा इरोजन नहीं कर पाती। रीजन मीन कि रिफ्ट वैली में कह रही है तो रिफ्ट वैली की जो बेस होगा वो उतना इरोडेबल नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग होता है।
गॉट इट। फिर क्या बताया जा रहा है, नेम दीज रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल रीजन फ्रॉम द कोंकण टू द मालाबार कोस्ट। चलिए ये मैं आपको बताता हूँ, कोंकण टू मालाबार कोस्ट मतलब आप कह सकते हो कि जो महाराष्ट्र, उसके बाद आया गोवा, उसके बाद आया कर्नाटका, फिर कर्नाटक बाद केरला, इस पूरे कोस्ट में आपको कौन कौन सी नदियां मिलेंगी जो कि वेस्टर्न इंडिया में आप कह सकते हो बहती हुई आपको नजर आती हैं। गोवा की एक दो नदियां हैं, मंडोवी हो गई, बहुत सारी वो नदियां। तो अब आपको मैं यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ, बहुत इजी सा काम है। वैसे तो मैंने ज्यादातर इंपॉर्टेंट नदियां आपको बताई दी, नर्मदा बताई दी, तापी बताई दी, ये आपकी पेरियार नदी आपको बताई दी। 3-4 नदियां मुझे और बताइए जो कि इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है भाई, तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि आपकी अरेबियन सी में जाके गिर रही हैं। ऐसी 3-4 और इंपॉर्टेंट नदियों के नाम अगर आप बता सकते हो तो मुझे बताओ। ठीक है भाई, तो ये हमने देख लिया एक क्लासिफिकेशन का तरीका। फिर देखिए क्लासिफिकेशन का एक और तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी क्लासिफाइड इनटू हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज। अभी ये क्या चीज है, हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से आप कह सकते हो कि जो नदियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैचमेंट इलाके की बात करो, ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स का अपना एक कैचमेंट इलाका है, पेनिनसुलर रिवर्स का अपना एक कैचमेंट इलाका है। तो ओवरऑल ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से अगर आप मतलब अब जैसे कि पूरे के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड कर रहे हो आप, लेकिन मोड ऑफ ओरिजिन के हिसाब से कहाँ पे ये नदियां ओरिजिनेट हुई हैं, तो क्या ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में ओरिजिनेट हुई हैं या ये हिमालयस में ओरिजिनेट हुई हैं। तो हिमालयस में ओरिजिनेट होने वाली नदियां और पेनिनसुलर प्लेट्यू में ओरिजिनेट होने वाली नदियां, इन दो भागों में अगर आप नदियों को बांटोगे तो आपको दो ड्रेनेज सिस्टम नजर आएंगे, एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, एक पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सी नदियां आएंगी, तो गंगा आएगी, यमुना आएगी, फिर गंडक, गग्गर, कोसी, सोन, इन सब नदियों के बारे में थोड़ी बहुत आगे बात करेंगे। ये सब नदियां आपकी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में आएंगी। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में आपकी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, मैंने आपको सब बता दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी नदियां बचेंगी जो किसी भी ड्रेनेज सिस्टम में सेट नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल चंबल नदी हो गई, फॉर एग्जाम्पल बेतवा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, ये किसी भी ड्रेनेज सिस्टम में सेट नहीं बैठ रही, ना ही हिमालयन में सेट बैठ रही है और ना ही ये कहाँ सेट बैठ रही है, पेनिनसुलर में। रीजन बीइंग, अगर आप सोन नदी की बात करो तो सोन नदी अमरकंटक प्लेट्यू से निकल के जाके गंगा में मिलती है। व्हाट इट। चंबल नदी की बात, अब चलो चंबल नदी की बात कर रहे हो तो मैं आपसे चंबल नदी की बात कर ही लेता हूँ। चंबल नदी आपका कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो जनपद नाम की जगह है, मोहो नाम का टाउन है आपका इंदौर के पास, वहां से आपकी चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी के बारे में अगर बेसिक इन्फो की मैं बात की, वैसे तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत से मैप इकट्ठे किए, ये सारे मैप धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको चंबल ओरिजिनेट करती नजर आ रही है मोहो के पास इंदौर में। अब ये चंबल नदी आगे गई आगे गई आगे गई, आगे चंबल नदी के रास्ते में एक आप कह सकते हो कि वाटर रिजर्वायर आएगा। ठीक है, इस वाटर रिजर्वायर का नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसे अगर आप गेस कर सकते हो अभी बिना मेरे सब्सिक्वेंट लेक्चर को देखे तो आप बताओ वाटर रिजर्वायर कौन है, तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, अभी आगे इसके बारे में बात करेंगे। फिर जैसे इस वाटर रिजर्वायर को क्रॉस करोगे आगे कोटा आएगा, फिर आगे गई, फिर चंबल मिलेगी आपकी काली सिंध से, फिर आगे चंबल में आपकी परबाती मिलेगी, फिर चंबल में आपकी बानस मिलेगी, और फाइनली चंबल बड़ी नदी बनेगी और वो जाके किस में मिलेगी, यमुना में, और यमुना फाइनली किससे जाके मिलेगी, गंगा से। तो चंबल नदी की कुछ आपके ट्रिब्यूटरीज हैं, काली सिंध, परबाती, बानस, इनके ओरिजिन को भी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है भाई, तो चंबल नदी के बारे में बेसिक जानकारी। ओवरऑल अगर आप देखो तो अगर आप हिमालयन ओरिजिन और पेनिनसुलर ओरिजिन की बात करते हो तो कुछ नदियां इस ओरिजिन में सेट नहीं हो रही। सोन नदी सेट नहीं हो रही, बेतवा नदी सेट नहीं हो रही, चंबल नदी सेट नहीं हो रही है, काली सिंध नदी सेट नहीं हो रही है। इस प्रकार की जो नदियां हैं वो ना उनका ओरिजिन हिमालय है और ना ही उनका ओरिजिन आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है। हाँ, वो ड्रेनेज में जरूर आ जाएंगी। ड्रेनेज में आ जाएंगी तो इसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये है कि ये आपको ओवरऑल यमुना दिख रहा है। अब अगर आप यमुना का ड्रेनेज बेसिन देखोगे तो उसके ड्रेनेज बेसिन में पूरा इलाका आएगा। ठीक है, लेकिन भले ही यमुना के ड्रेनेज बेसिन में आ गया, लेकिन आप यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो काली सिंध, परबाती, बानस, चंबल नदियां है ना, इनका ओरिजिन हिमालय में नहीं हुआ है, इसलिए ये इस डिस्टिंग्विश के पैटर्न में, इस क्लासिफिकेशन के पैटर्न में सेट नहीं बैठ रही। ठीक है भाई, फिर हम लोग आ जाते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके लेआउट को देखने की कोशिश करते हैं।
इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बहुत सारी छोटी और बड़ी नदियां हैं और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स एंड द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। 3 मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स कौन कौन सी हैं मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक है प्लेन, एक है हिमालय, एक है आपका पेनिनसुलर प्लेटो। और किस जगह पे कितनी बारिश हुई उस हिसाब से कहीं कहीं पे अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम इवॉल्व हो गए। एक एक करके इन ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम।